हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एन त्रिपाठी। मैंने इस कोचिंग इंडस्ट्री में नियर अबाउट 18 ईयर्स 18 साल का एक टाइम दिया मैंने हुआ है, एक लॉन्ग टाइम मैंने दिया हुआ है इसमें। और मैंने इंडिया की जितनी भी रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर मैंने वर्क भी किया हुआ है। तो इन 18 साल में मेरे पास में बच्चों के जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि सर मैं शॉर्ट टाइम में कैसे सक्सेस को ले सकता हूँ, मैं इतने कम टाइम में मैं आईटी या नीट या जेईई मेन कैसे क्रैक कर लूँगा, सर किस बुक को हमें यूज़ करना चाहिए, है ना सर, कैसे स्टडी करनी चाहिए, सर क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो मुझे आज लगा कि चलिए मैं आपके सामने जो है अपने 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस को शेयर करूं, और जो मैं बच्चों से बोलता था वो मैं चाह रहा था मैं आपके साथ भी शेयर करूं। बच्चों को सबसे पहली बात तो देखो ये है कि कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई भी आपसे ये बोल दे कि देखो भाई मेरे पास में शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक है, इससे आप सक्सेस पा लेंगे, नहीं हो सकता है। अच्छा, आप खुद तो सोचिए पहले आप कि जितने भी लोग इस पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल में काउंट होते हैं, आप देखिए अगर उनकी आप जो है ऑटोबायोग्राफी देखेंगे तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पर उन्होंने 101% स्ट्रगल की होगी और बहुत अच्छी खासी स्ट्रगल की होगी। तभी उनको टाइम की वैल्यू, तभी उनको मनी की वैल्यू पता होगी। देखिए हम बुक्स को परचेज करते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो मनी इसमें आपकी खर्च नहीं हो रही है, मनी तो आपके पापा मम्मी की खर्च हो रही है, आपके पेरेंट्स की खर्च हो रही है, तो आपको उसकी मनी की वैल्यू नहीं है। अगर आपको मनी की वैल्यू होगी तो फिर आप सेलेक्टिव बुक को परचेज करेंगे। हमें 100% सबसे पहली बात तो ये मानना चाहिए, टाइम इज मनी एंड मनी इज शॉर्ट। ये सिंपल सी बात है ना। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ देखिए, विनर वो होता है जो बिल्कुल अर्जुन की तरह काम करता है। आपने देखा होगा भाई, महाभारत में सुना होगा आपने कि भाई अर्जुन ने क्या किया था जब स्वयंवर हो रहा था, तो अर्जुन ने देखिए नीचे जो है पानी था, उसमें ऊपर मछली गोल गोल घूम रही थी, और उन्होंने पानी में उस मछली की इमेज दिख रही थी, उसको देख करके और उसकी आंख पे हिट किया था। क्लियर? तो यहाँ पर आपका टारगेट क्या है? यहाँ पर आपका टारगेट है आपका कॉम्पिटिशन क्रैक करना, जो भी आपका एम है, जेईई एडवांस है, जेईई मेन है या नीट है। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको इसका मतलब ये हुआ कि आपको अर्जुन की तरह बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फुल्ली फोकस होना पड़ेगा। जो सराउंडिंग में आपके ग्लैमराइज एटमॉस्फेयर है, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये भी नहीं हो सकता है कि हम रेस्टोरेंट चले जाएं, हम मूवी देखने चले जाएं, क्लियर, वो हम अपने स्कूल की हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी कर लें और साथ में आईटी नीट तो क्रैक कर लें। ऐसा नहीं हो सकता है। सेलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। प्लस देखिए, हम कभी किसी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज विनर कभी भी किसी को कॉपी नहीं करता है। विनर हमेशा अपना एक पाथ को खुद सेलेक्ट करता है, खुद बनाता है। और जो और लूजर्स होते हैं, या मैं कह सकता हूं कि जो उनको कॉपी कर लेते हैं, तो वो विनर के पाथ को कॉपी करते हैं। देखिए, अगर आपके सामने ओरिजिनल अमिताभ बच्चन खड़ा हो और एक उसका डुप्लीकेट कॉपी करने वाला खड़ा हो, आप तुरंत पहचान लेंगे कि नहीं यार, ये डुप्लीकेट है, इसकी वॉइस क्वालिटी वो नहीं है जो उसकी है। हाँ, जब अमिताभ बच्चन सामने नहीं खड़ा होगा तो हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत अच्छा बोल रहा है ना ये। बट लेकिन देखिए, जितनी सक्सेसफुल ओरिजिनल बंदा होगा उतना उसका डुप्लीकेट कभी नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ नेचर है। तो हमेशा आपको ओरिजिनल की तरह ही चलाना है। हाँ, जिन लोगों ने सक्सेस पाई हुई है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? भाई आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि मन में आता होगा स्कूल में हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? भाई हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप हिस्ट्री से सीखिए कि जिन राजाओं ने गलतियां की थी, जिनके थ्रू उनका साम्राज्य पूरा खत्म हो गया, वो गलती हम ना करें। और जिस तरह से लोग बाहर से आकर के उन राजाओं के सिंहासन को गिरा करके खुद वहां बैठ गए, क्लियर है? तो बस हमारे लिए हमें क्या है ना, तो उनसे सीखना चाहिए कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उनकी प्लानिंग क्या थी, जिस तरह से हम अपने सिंहासन पे पहुंच जाए, अपने आईटी या अपने नीट एग्जाम को क्रैक कर लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना पाथ सेल्फ सेलेक्ट करना है। हाँ, हमें हिस्ट्री, जो लास्ट प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं या जो अच्छे रैंक के बच्चे हैं, अगर आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके इंटरव्यू को सुनते हैं, तो हमको ऑलमोस्ट एक रफ ट्रैक मिल जाएगा कि मेरे को उस ट्रैक पे चलना है। तो ये तो हो गई, पहली बात हो गई कि आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। बिकॉज हर एक बॉडी
की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चों को मॉर्निंग में स्टडी करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लेट नाइट स्टडी करना अच्छा रहता है। तो हम ये कैसे कहते हैं कि आप लोग लेट नाइट स्टडी करिए या अर्ली मॉर्निंग स्टडी करिए? बिकॉज आपकी जो बॉडी है, आप देखिए कि आपकी बॉडी किस तरह के जो है माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। वो माहौल, वो टाइम आपके लिए सबसे बेटर होगा स्टडी करने के लिए। सर कितने घंटे पढ़ाई करें? क्लियर है? देखिए मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं और वो बहुत कम स्टडी करके भी क्वालिफाई कर लेते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हुए हैं जो मीडियोकर बच्चे हैं और जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज्यादा टाइम दिया, क्वालिफाई कर गए। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हुए हैं कि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं, बहुत अच्छा ब्रेन है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को खुद जज करना पड़ेगा कि आप ऑर्डिनरी में बिलोंग कर रहे हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कर रहे हैं या बिलो ऑर्डिनरी कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। क्लासेस को, कोचिंग क्लासेस को या स्कूल वाली क्लासेस को जो भी है वो आपको डेली करनी है। देखिए मैं कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम लोग ने जिम ज्वाइन करी, 2-3 फ्रेंड्स हम लोग थे, उन्होंने जिम ज्वाइन करी मान लीजिए, ठीक है ना। तो एक फ्रेंड ने क्या बोला कि देखो ऐसा है यार कि तुम्हारा जो है 1 साल का पैकेज कितना है, तो कंप्लीट ईयर की फीस अगर तुमको मैं 1 साल दे देता हूं तो मुझे कितना रिबेट मिल जाएगा। उसने बताया भाई मेरा इतना पैकेज है और इतनी फीस है। तो आपने क्या करा, इसको कंप्लीट फीस दी और बोला ऐसा है कि देखो अब मैं 1 साल बाद लौट करके आऊंगा और मेरी बॉडी बननी चाहिए, ठीक है। जरा बच्चों बताइए, क्या अगर वो 1 साल बाद लौट के आएगा, डेली जिम तो करेगा नहीं, उसने कंप्लीट फी पे कर दी और 1 साल बाद लौट करके आएगा, तो क्या उसकी बॉडी में कोई इंप्रूवमेंट होगा? नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरा बंदा था उसने फी पे की मंथली, थर्ड बंदे ने भी मंथली फी पे की। अब दोनों बंदों ने लगातार जिम करना चालू किया, ठीक है। आज गए, कल गए, परसों गए, ऐसे करते करते डेली आते गए। नियर अबाउट 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए तो दोनों ने देखा यार कि जो है ऐसा है कि यार मैं जिम तो कर रहा हूं लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो एक बंदा बोलता है यार सब बेकार है यार, छोड़ो इसको, रहने दो, कोई मतलब नहीं है, अपनी जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी उसी में कूल रहते हैं। पर जो एक बंदा था उसने बोला नहीं यार ऐसा है कि नहीं यार, अब तो सब लोगों को पता लग चुका है कि यार मैं जो है बॉडी बिल्डिंग करने जिम में जा रहा हूं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब मैं जो 1 ईयर का उसने मुझसे बोला हुआ है तो मैं 1 ईयर कंप्लीट जो है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर ने बोल रखा हुआ कंप्लीट देंगे, जो होगा देखा जाएगा। वो डेली जा रहा था जिम करने के लिए और जिस तरह का इसके इंस्ट्रक्शन ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए वो उसी को फॉलो कर रहा था। क्लियर हुआ? आप बताइए उसकी बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी? उसकी बॉडी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेकिन बेटा चेंज कब आएगा? जब बॉडी बिल्डिंग करने आते हैं तो चेंज भी आपको लगभग 3-4 महीने बाद दिखाई पड़ता है। लॉ ऑफ नेचर बेटे है कि हमारी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो तुरंत नहीं आते हैं। हमारे बॉडी में चेंजेस नहीं आते हैं कि मैं आज ही मैंने जिम ज्वाइन कर ली और आज मैं बहुत जरा बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। बॉडी में चेंजेस आएंगे लेकिन बॉडी में चेंजेस बहुत टाइम के बाद आएंगे। हाँ, 3-4 महीने के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा खासा अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। और एक बार जब बॉडी में इंप्रूवमेंट आने लगता है उसके बाद अगर आप जिम करेंगे तो जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आने लगते हैं। लॉ ऑफ नेचर है। वैसे ही एक बार अगर आपको राइट स्टडी करने का वे मिल गया, प्रॉब्लम आपसे सेल्फ सॉल्व होने लगी, आपको अपने ट्यूटर की, आपके अपने मेंटर की नीड नहीं पड़ रही है, या अगर है ना, तो आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। आपने क्वेश्चन लगाया, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, आपने तुरंत इस मेंटर की हेल्प ले ली और हाँ मुझे क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपका जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, वो सेल्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, उसको किसी ट्यूटर की नीड है, किसी हेल्पर की नीड पड़ेगी। तो आप उस तरह का बंदा कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता है, बिकॉज एग्जाम टाइम पे आपको किसी हेल्पर की नीड नहीं पड़ेगी, आपको सेल्फ करना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान देना हमको है कि नंबर 2 मैंने क्या बताया कि सब नंबर 2 चीज क्या होती है कि आपको परफेक्ट डेडिकेशन से स्टडी करना है और लगभग 3 महीने तक आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि इंप्रूवमेंट हमारे अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आएगा जरूर अगर आपके अंदर शिद्दत है तो। थर्ड चीज, सर कौन सी बुक यूज करें, सर किस तरह का स्टडी मटेरियल यूज करें? देखिए उसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बोलना चाहता हूं जो मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में सीखी हुई है, जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हुए हैं जो बेचारे गांव में रहते हैं, उनके पास में कोई फैसिलिटीज नहीं है, वो इतनी ज्यादा अच्छी खासी फीस भी बियर नहीं कर पाते हैं और उनके पास में इतना पैसा ही नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग के मॉड्यूल या अलग अलग तरह की बुक को परचेज करें। वो तो नॉर्मल जो स्कूल लेवल की बुक चल रही होती हैं, या उनको गलती से पता लग गया कि यार भाई आईटी एंट्रेंस के लिए ये बुक अच्छी है, तो एक ही बुक परचेज करके उसी बुक को पढ़ करके भी क्वालिफाई कर जाते हैं। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं
जो जिनके पास में मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग कोचिंग के स्टडी मटेरियल भी हैं, अलग अलग बुक्स भी हैं, सब कुछ है उनके पास में, और उसके बावजूद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जबकि वो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बड़ी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करने से या अलग अलग बुक पढ़ने से आपको लॉस हो रहा है। गड़बड़ कहां हो रही है समझिएगा। गड़बड़ इसलिए जगह हो रही थी कि एक बच्चे ने केवल एक बुक को फोकस किया, उसके पास में केवल एक बुक थी, उसने उस बुक के कंप्लीट थ्योरी को पढ़ा, उसके सारे सारे शॉर्ट एग्जांपल को लगाया, उसके वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन लगाए, उसके एक्सरसाइज लगाई, वो किया कंप्लीट। देखो, ऑथर जिस बुक को लिखता है वो उसमें अपनी वो पूरी जान लगा देता है। तो अगर उसने लिखा हुआ है कि दिस बुक इज फॉर आईटी एडवांस, जेई एडवांस या जेई मेंस और जेई और नीट एंट्रेंस, तो नेचुरली उसने पूरी ताकत लगा दी होगी उसने। तो आपको किसी एक बुक को देखना चाहिए। अगर हम बहुत अलग अलग बुक्स को स्टडी कर रहे हैं तो किसी एक चीज को परफेक्टली देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो कंसेप्ट्स वो हमारे मैच नहीं कर पाएंगे, वो मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपके पास में सिलेक्टिव मटेरियल होना चाहिए, कम मटेरियल होना चाहिए, और इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो स्टडी के लिए भी आपका काम हो जाए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए इतना मटेरियल सफिशिएंट है। वो कौन बताएगा? वो आपका जो मेंटर होगा, जो आपका गुरु होगा, वो बताएगा। और बेटे, बात आती है फेथ की। देखिए, आपको फेथ तो करना ही पड़ेगा अपने टीचर के ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर। बिकॉज अगर मान लीजिए आपके मन में यही आ रहा है कि यार ये टीचर अच्छा है कि नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि वो जो टीचर है वो ज्यादा अच्छा है, तो अगर आपके मन में ये आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर अपने टीचर के प्रति फेथ ही नहीं है। अगर फेथ नहीं है तो आप बिलीव करिए, आप उस टीचर से कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो टीचर से कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको उसके ऊपर 101% फेथ करना चाहिए। बुक आपको टीचर से पूछ करके वो बुक लगानी चाहिए जो सबसे अच्छी हो, अगर मिल रही है तो, और उसी को देखना चाहिए। अगल बगल के ग्लैमराइज माहौल को ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने बहुत चीज देखी हुई है कि बच्चे थ्रू आउट द ईयर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहते हैं, न्यूमेरिकल्स को करते रहते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना गलत नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन जरा आप डीपली ऑब्जर्व करिए, जब आपके सामने एंट्रेंस का पेपर आता है तो एंट्रेंस के पेपर में, चाहे वो कोई भी पेपर क्यों ना हो, अप्रोक्सीमेटली 50% थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं और 50% न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम साल भर केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने केवल 50% को तो ट्राई किया, रेस्ट 50% को ट्राई नहीं किया। और बच्चों, तो जो न्यूमेरिकल भी बनेगा, उस न्यूमेरिकल का भी नियर अबाउट 70% न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड टेक्निक होती है, एक सेट ट्रिक होती है, वो आपको अपने टीचर से सीखनी पड़ेगी, और इसीलिए टीचर की कोचिंग की नीड पड़ती है। तो सबसे थर्ड बात मैंने क्या बोली कि टीचर के ऊपर आपको कंप्लीट फेथ होना चाहिए। स्टडी मटेरियल आपके पास में एक सिंगल होना चाहिए। ज्यादा स्टडी मटेरियल से भी बच्चे को फोकस करने में दिक्कत होती है कि यार इस चैप्टर को मैं उससे कर लूं, इसको मैं इससे कर लूं, उसको मैं इससे कर लूं। लास्ट बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, लास्ट बात ये मैं कहना चाह रहा आपसे हूं कि देखिए, बच्चा जब स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन करता है, आप बिलीव करिए, सोच देखिएगा, ये 100% आपने सोचा होगा ये, जब बच्चा स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन करता है तो उनको कसम खा के निकलता है कि नहीं यार, अब तो मैं बिल्कुल आईटी की ही तैयारी करूंगा या नीट की तैयारी करूंगा, और मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा, और इसमें स्टडी टाइम है, फिर कोचिंग जाने का टाइम है, और ये अब देखिए उसने एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया। अब सोचिए पहले, जो भी टाइम टेबल आपने अगर प्रिपेयर किया होगा, क्या वो 3 दिन के अलावा चौथे दिन उसको आप फॉलो कर पाते हैं? यकीन मानिए, मैं 100% कह सकता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप 3-4 दिन के बाद में उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज वो जो आप टाइम टेबल बनाते हैं वो अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा बना लेते हैं। उसमें स्टडी का एक टाइम होता है, इसके अलावा खेलने कूदने का टाइम ही नहीं होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखना है कि भाई हाँ भाई, इस टाइम पर मेरे को फिजिक्स को ज्यादा ध्यान देना है, या केमिस्ट्री ध्यान देना है, या मैथ्स को ध्यान देना है, या बायो को ध्यान देना है, जो भी आपके पास में है। हाँ, लेकिन डाइट मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर हम केवल दाल ही खाते रहेंगे, केवल फिजिक्स ही पढ़ते रहेंगे, तो भी हमारी बॉडी में नहीं बन पाएगी। तो हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी आपके पास में है, उसको एक इक्वल वेटेज पे स्टडी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको आखिरी बताने चाह रहा हूं, जो मैंने देखा हुआ है कि इसको करके अगर बच्चा इसको फॉलो नहीं करता है, तो ये मैंने मतलब 100% देखा हुआ है कि वो बहुत अच्छा सक्सेस नहीं कर पाता है अगर इसको फॉलो नहीं करता है। तो देखिए,
बच्चों जब हम स्टार्टिंग में किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करते हैं या अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे अंदर एक जोश ज्यादा होता है। क्या होता है कि भी आज मैंने या टीचर ने मेरे को आज एक चैप्टर कराया, से फॉर एग्जांपल उसने आपको स्टार्ट करा काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स कराया उसने फॉर एग्जांपल, तो काइनेमेटिक्स की उसने आपको एक कराने के बाद में उसने आपको एक शीट दी। तो अभी आपके पास वर्कलोड भी कम है, बिकॉज अभी तो बिल्कुल कोचिंग स्टार्ट हुई है, तो वर्कलोड भी कम होगा, रिवीजन का भी आपके पास कोई मैटर नहीं रिवाइज करने का है ना। तो क्या हुआ, बच्चे ने शीट को सॉल्व करा, एक जोश था, शीट को सॉल्व किया। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे ने बोला कि सर मेरे को कुछ और मैटर दीजिए। अब मैंने ये जो आपने मेरे को जो बुक प्रेस्क्राइब कर रखी थी, जो आपने मेरे को वर्कशीट दे रखी, मैंने कर ली हुई है, अब मेरे को कुछ और मैटर दीजिए। टीचर भी कभी गलती से क्या करता है कि और मैटर दे देता है। मेरे हिसाब से देखो, मैं हर जगह सही हूं मैं ये नहीं मानता हूं, लेकिन जो मेरे को लगता है वो मैं अपनी फीलिंग आपसे शेयर कर रहा हूं। हुआ क्या कि आपने काइनेमेटिक्स में तो अपनी जो आपको प्रिस्क्राइब बुक थी, जो आपको शीट दी गई थी, उसके साथ साथ आपने एक्स कोचिंग के, वाई कोचिंग के, जेड कोचिंग के भी आपने क्या करा, उनके भी मॉड्यूल को लगा लिया। उनमें कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे हो पाएंगे और कोई क्वेश्चन ऐसे 100% होंगे जो नहीं हो पाएंगे। जो नहीं हो पाएंगे उसको आपने सर से पूछा, सर ने सॉल्व कराया, तो अल्टीमेटली आपके पास में काइनेमेटिक्स का तो इतना बड़ा मैटर हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, अब सोचिए क्या आप रिवाइज कर पाएंगे इतने ज्यादा मैटर को? सोचिए पहले आप, इतने ज्यादा मैटर को, इतना मैटर मैंने पढ़ दिया काइनेमेटिक्स में, इतने मैटर मैंने पढ़ दिया लॉज ऑफ मोशन में, इतने मैटर मैंने कर लिया, ज्यादा से मैंने मैटर वर्क ऑफ एनर्जी में कर लिया, ऐसी मैंने केमिस्ट्री में किया, ऐसी मैंने मैथ्स या बायो में किया। तो बताइए 2 महीने के बाद में आप सोचिए, क्या आप अगर उन चीजों को रिवाइज करेंगे तो जितना आपने पहले कर रखा था, क्या सारा आपके रिफ्लेक्स में होगा? अगर सोचिए पहले आप, 100% नहीं होगा। लॉ ऑफ नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर बोलता है कि जिस प्रॉब्लम को आपने जब टीचर ने अपनी थ्योरी पूरी खत्म कर दी, अपनी शीट पूरी लगा ली, उसके बाद में आपने प्रेस्क्राइब बुक या अदर कोचिंग के मटेरियल को सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, तो आपने उन क्वेश्चन को अपने मेंटर के पास जाकर के, टीचर के पास जाकर के पूछ करके सॉल्व तो करा लिया। आपको वर्चुअली फील हुआ कि क्वेश्चन मेरे को क्लियर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो वो ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिवीजन मांगेगा, पक्का रिवीजन मांगेगा। बिकॉज अगर आप 2 महीने बाद करके देखेंगे, जिस क्वेश्चन को आप उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाए थे, करके देखिएगा, और उस जिसके लिए टीचर ने आपको सॉल्यूशन दिया था, आप 2 महीने बाद में अगर उस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे तो आपके रिफ्लेक्स में नहीं रहेगा, आपको दोबारा उस सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा। और हो सकता है कि सॉल्यूशन को देख करके भी क्लियर ना हो पाए, आपको दोबारा उस ट्यूटर की हेल्प पड़े कि सर ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों, क्या ऐसा हो गया, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सोचिए, अगर आपने वर्कशीट के साथ साथ बहुत सारी कोचिंग का मैटर या अलग अलग बुक्स का मैटर लगा लिया, तो आपके पास उस तरह के क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाए थे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब आप सोचिए, आप उसको रिवाइज करने में टाइम खराब करेंगे और साइमल्टेनियसली आपका कोर्स भी अच्छी खासी स्पीड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो का आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या आप उस रेट से जो कोर्स आगे बढ़ रहा है और जितना पीछे छूटा हुआ है उसको आप रिवाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और आपको सिंगल फिजिक्स रिवाइज नहीं करनी बेटे है, आपको फिजिक्स के साथ साथ 3 सब्जेक्ट्स और 2-3 सब्जेक्ट और भी रिवाइज करने हैं। और वो बच्चा जो स्कूल गोइंग है उसको तो पीसीएमबी के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, वहां भी टाइम किल होता है। बोलिए, तो अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अगर मान लीजिए आपने दिसंबर के बाद रिवाइज करना चालू किया तो आपको फील आएगी, अरे यार ये तो मेरी ये क्वेश्चन उस टाइम से हो गया था, अब तो नहीं हो पाया, अरे यार अब तो नहीं हो पाया, अरे यार क्या होगा, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। जैसे आपके अंदर ये बात आ गई, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, आपकी बॉडी के अंदर फीड हो गया, एक नेगेटिव वेव आपके अंदर आ गई कि अब आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, और यकीन मानिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नॉलेज बेटे, तो देखिए नॉलेज तो इनफाइनाइट है, नॉलेज जो है वो तो इनफाइनाइट है, किसी को परफेक्ट नहीं आता। अगर मैं बोल दूं मेरे को परफेक्ट फिजिक्स आती है तो मैं 100% झूठ बोल रहा हूं। ऐसा हो ही सकता नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा बना होगा इसको मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मुझको भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा, या मैं और लोगों से डिस्कस करके शायद सॉल्व करूंगा। तो परफेक्ट बेटे कोई नहीं है। तो अगर आप चाहे इनफाइनाइट क्वेश्चन लगा लीजिए, आप किसी ने कितने भी मास्टर बन जाए, किसी न किसी क्वेश्चन में फंसेंगे। तो क्यों इतने क्वेश्चन लगा रहे हैं? क्या आईटी एंट्रेंस में नीट अब मैं कह रहा हूं एडवांस की बात करिए, आईटी एंट्रेंस में क्या किसी भी बच्चे के, मैं एडवांस की बात कर रहा हूं, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूं। नीट एंट्रेंस में और मेंस एंट्रेंस में तो फुल मार्क्स आ भी जाते हैं। एडवांस एंट्रेंस में, अच्छा फुल मार्क्स अगर किसी एंट्रेंस में आ भी रहे हैं, सबके नहीं आते हैं, बहुत ही कम 1-2 बच्चों के केवल आते हैं। तो क्या आपका ड्रीम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का है क्या?
अरे आपका एम तो ये है कि हम अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर जाए, और हो सकता है अच्छी रैंक 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, क्वालिफाई तो कर जाए। तो उसके लिए आपका टारगेट है क्वालिफाई करना। आपका टारगेट ये नहीं है कि मैं उस टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आपको इस जगह पर कुएं का मेढक बनना पड़ेगा। देखिए, जो कुएं का मेढक होता है उसको लगता है कि दुनिया केवल इस इतने ही कुएं के अंदर है, उसके बाद दुनिया नहीं है। तो वैसे ही अगर आपने केवल एक सेलेक्टिव अच्छे किसी मटेरियल को लगा लिया और आपने उस मटेरियल को लगाया, वो उस मटेरियल का साइज इतना है, तो इतने कोर्स को आप जो है साल भर में कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज भी कर लेंगे। और अगर आपने इस मटेरियल के साथ साथ इसको भी लगा लिया, तो इतने मटेरियल को शायद आप साल भर में 1 बार भी रिवाइज ना कर पाए। और जब आप उस मटेरियल को 3 या 4 बार रिवाइज कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन जो आपसे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में नहीं हो पा रहे थे, वो भी आपके फिंगर टिप में लर्न हो जाएंगे। बट मैंने क्या बोला? लर्न हो जाएंगे। आजकल के कंपटीशन में बहुत सारी चीजों को लर्न करना पड़ता है, बिकॉज टाइम इतना कम होता है कि आप वहां पर सोचे अगर प्रॉब्लम को कैसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए टीचर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो होती हैं वो हमेशा होल्ड नहीं करती हैं। शॉर्ट ट्रिक जो होंगी वो एक लो लेवल की प्रॉब्लम में होल्ड कर जाएंगी। जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में आपका कंसेप्ट भी मैटर करेगा। तो आपको इतना पढ़ना है। हाँ, इतना जो वैल्यू मैं बता रहा हूं, ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लाएं। उसके लिए किसी अच्छे मटेरियल को रखिए, और उसी मटेरियल को अगर आपने 4 बार 5 बार लगा लिया, तो आप बिलीव करिए वो आपकी फिंगर टिप पे आ जाएगा और आपको ऐसा वर्चुअली फील होगा कि मेरे को सारा आता है। क्यों? बिकॉज आपने उस मैटर के सारे क्वेश्चन आपके रिफ्लेक्स में हैं। तब वो एक गलती से फील हो रहा है कि आपको सारा आ रहा है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं पेपर देने जाऊंगा तो जो होगा मैं कर लूंगा, बिकॉज मैंने सारे क्वेश्चन कर रखे, मेरे को आता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो गलत है, बिकॉज कॉन्फिडेंस आपको नॉलेज तो अगर आप बहुत कुछ देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके अंदर एक वर्चुअल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने तो सारा मॉड्यूल लगा रखा हुआ है, तो मैं क्वालिफाई करूंगा। तो उस कॉन्फिडेंस से आप उस टेस्ट पेपर को ज्यादा अच्छा अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए सोचिए कि आपने इतने बड़े सिलेबस को आप एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाए, तो आप पढ़ने में चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपके अंदर को टेंशन होगी कि यार मैं रिवाइज नहीं कर पाया, मैंने उस टेस्ट सीरीज को भी दिया था, मैंने उस टेस्ट सीरीज को भी दिया था, लेकिन यार इस बार मैं रिवाइज नहीं कर पाया। अगर वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं कैसे करूंगा? अरे यार डर अगर आपके अंदर आ गया तो आप बिलीव करिए उतना से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और सारा गेम होता है कॉन्फिडेंस का, इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी बहुत मैटर करती है। और मैंने नोटिस किया हुआ है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कुछ इस तरह से आती है कि आप छोटे से मैटर को, हाँ छोटा का साइज भी इतना होना चाहिए कि वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए सफिशिएंट हो, उसी को बार बार देखिए। सर टेस्ट हम देना चाहते हैं, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये बहुत बड़ी बात बोली गई है और मैं इसको फॉलो करता हूं। किसी भी चीज की एक्सेस, अति करना भी अच्छा नहीं होता है। अगर मैं आपको हफ्ते में 3 दिन बुलाऊं या 4 दिन बुलाऊं, बस 3 दिन नॉर्मल क्लास होती है, और 2 दिन पढ़ाऊं और 1 दिन टेस्ट लूं, तो ये ज्यादा हो रहा है। और ये ज्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज मैं आपको थ्योरी को उतना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं थ्योरी 2 दिन में खत्म कर रहा हूं और आपको टेस्ट के लिए 1 दिन दे रहा हूं। तो मतलब मैंने थ्योरी को आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, वो मैंने थ्योरी आपके ऊपर डाल रखी हुई है कि बेटे ये मेरे नोट्स हैं और इसको मैंने जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको घर जाकर के याद करिए और कल आपका टेस्ट है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप उस नोट्स को सेल्फ में रीड करके उसके क्या क्या मतलब निकल सकते होंगे वो आप जान पाए। अगर आपके अंदर वो आर्ट होती तो आपको किसी भी ट्यूटर की हेल्प ही नहीं पड़ती। अगर आपको कोचिंग की नीड पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि आप उन चीजों को स्टडी करके उसके कितने मीनिंग बन सकते हैं वो नहीं जान सकते हैं। वो बता पाएगा टीचर आपको, और वो जब बता पाएगा जिसके पास में जिसने हमेशा अच्छे बैच पढ़ाए हो, अच्छे बच्चों को पढ़ाया हो और बहुत साल पढ़ाया हो, तो उसके एक्सपीरियंस में उसको रहेगा कि हाँ यार इस बात का मतलब ये भी निकल सकता है, इसका मतलब ये भी निकल सकता है। और अगर वो थ्योरी को ढंग से पढ़ाएगा तो उसके लिए 3 दिन भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो टेस्ट भी कैसे होने चाहिए? टेस्ट स्टार्टिंग में कम होने चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारा एम होना चाहिए कि हम कोर्स को आगे बढ़ाएं, और टेस्ट जरूरी है। लास्ट टाइम पे अगर हम टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, लेकिन हाँ एक्सेस नहीं,
हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो उस टेस्ट के बहाने हम चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे। अब सोचिए, अगर मैंने आज एक चैप्टर फिनिश किया, फॉर एग्जांपल मैंने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट फिनिश किया से कूलॉम्स लॉ, और मैंने बोला बेटे ऐसा है आप लोगों का टेस्ट अब मैं नेक्स्ट संडे को ले रहा हूं, तो उस टेस्ट में आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वो चीजें तो आपके रिफ्लेक्स में है, तो उस टेस्ट का बहुत बड़ा मतलब नहीं हुआ। अगर मैं उस टेस्ट को, उस चैप्टर को फिनिश होने के 1 महीने बाद में लूंगा, तो 1 महीने बाद में आपका ब्रेन, आपकी बॉडी बहुत चीजों को मिस कर चुकी होगी। अब टेस्ट के डर से आप उन चीजों को रिवाइज भी करेंगे। तो टेस्ट नॉर्मली उस चैप्टर के एंड होने के बाद नहीं होने चाहिए, टेस्ट हमेशा उस चैप्टर के एंड होने के 1-2 महीने बाद होने चाहिए। हाँ, इसमें हालांकि देखिए फर्क क्या होता है, इसमें टीचर का थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज अगर मैं इस चैप्टर के एंड होने के 2 महीने बाद टेस्ट लूंगा, तो जब रिवाइज करेंगे तो आपके डाउट ज्यादा आएंगे, तो आप मेरे पास पूछने आएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली टीचर इस चीज को अवॉइड करने के लिए, एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, नॉर्मली मैं देख रहा हूं आजकल लोग करते क्या है कि चैप्टर के एंड होने के बाद तुरंत टेस्ट ले लेते हैं, जिससे कि उनका ये भी बात हो गई कि हाँ भाई मैंने टेस्ट करा दिया, और बच्चा ये जान ही नहीं पाया कि भाई उस टेस्ट का वो बेनिफिट नहीं मिल पाया जो हमको 2 महीने बाद मिलता। तो बच्चों इन सब बातों को आप ध्यान दें। और शॉर्टकट क्या है कि बहुत ज्यादा ग्लैमराइज मैटर को आप करेक्ट मत करें कि मैं उस कोचिंग का मैटर भी पढ़ लेता हूं, उसका मैटर पढ़ देता हूं, उसका किसी एक चीज पे फेथ करते हुए उसके मैटर को, हाँ मैटर मस्ट बी डिजर्विंग मैटर की स्टडी करिए, उस पर फेथ करिए, 100% आप क्वालिफाई करेंगे। आप बिलीव करिए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो चीजें मैं कह रहा हूं, मैं कभी मानता नहीं हूं कि मैं जो कह रहा हूं सब कुछ सही है। जो मेरे को लगता है वो मैंने अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर की हुई है। मैं फिर से बोल रहा हूं, विनर जो होता है वो हमेशा हिस्ट्री को, किसी के एक्सपीरियंस को यूज करता है और साथ में उसमें कुछ एमेंड करके अपने पाथ को सेल्फ ट्राई करता है, सेल्फ बनाता है। तो अगर आपको विनर बनना है तो आपको किसी को पूरा फॉलो नहीं करना है, इसका इतना पार्ट लेकर के अपना पाथ आपको सेल्फ ही बनाना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन में को क्रैक कर सकते हैं। और यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका जो भी एम है वो पूरा हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ही